समझौता करने को। नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज पुनः उपस्थित हूं एक और व्यंग्य लेख लेकर। इस व्यंग्य लेख के रचनाकार हैं हिंदी के प्रख्यात विख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। आनंद लीजिए हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य लेख पहला सफेद बाल। परसाई जी के लेखों की श्रृंखला में पेश है उनका प्रसिद्ध व्यंग्य लेख पहला सफेद बाल। इस लेख में जो यौवन की परिभाषा परसाई जी ने बताई है वह खास तौर पर आकर्षित करती है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफ़ी करने का नाम यौवन है। आज पहला सफेद बाल दिखा। कान के पास काले बालों के बीच से झांकते हुए इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे वसंत में वनश्री देखता घूम रहा हूं कि सहसा किसी झाड़ी से शेर निकल पड़े, या पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते गर्वीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाए, या किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को एकाएक राधा का बाप आता दिख जाए। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था। रोज नरसिसस जैसे आत्मरति से आईना देखता था। घुंघराले काले केशों को देखकर, सहलाकर, संवारकर प्रसन्न होता था। उम्र को ठेलता जाता था। वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। पर आज कान में यह सफ़ेद बाल फुसफुसा उठा, भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस में कहूँ, अपनी दुकान समेटना अब शुरू कर दो। तभी से दुखी हूँ। ज्ञानी समझाएंगे जो अवश्यंभावी है उससे होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्यंभावी है। तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहें और ज्ञानी से कहीं हर दुख जीता गया। वे क्या कम ज्ञानी थे जो मरणासन्न लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे, मेरो सब पुरुषार्थ था को। स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंख उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडबा आई थी। मरण का त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। मैं वास्तव में दुखी हूँ। सिर पर सफ़ेद कफन बुना जा रहा है। आज पहला तार डाला गया है। उम्र बुनती जाएगी इसे और यह यौवन की लाश को ढक लेगा। दुख नहीं होगा मुझे, दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है इस आईने पर। वैसे तो यह बड़ा दयालु है, विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बताता रहा है। आज एकाएक यह कैसे क्रूर हो गया। क्या इस एक बाल को छिपा नहीं सकता था? इसे दिखाए बिना क्या उसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता?
उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आयनों का जिक्र किया है जो माशूक के चेहरे में अपनी ही तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस मुख के सामने आते ही गश खाकर गिर पड़ते हैं, जो उसे पूरी तरह प्रतिबिंबित न कर सकने के कारण चटक जाते हैं। सौंदर्य का सामना करना कोई खेल नहीं है। मूसा बेहोश हो गया था। ऐसे भले आईने होते हैं उर्दू कवियों के, और यह एक हिंदी लेखक का आईना है। मगर आईने का क्या दोष? बाल तो अपना सफ़ेद हुआ है, सिर पर धारण किया, शरीर का रस पिलाकर पाला, हजारों शीशियां तेल की उड़ेल दी और ये धोखा दे गए। सन्यासी शायद इसलिए इनसे छुट्टी पा लेते हैं कि उस विरागी का साहस भी इनके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी है। दुश्मन को आते अब देर नहीं लगेगी। क्या करूं? इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफ़ेद बाल को उखाड़ दो तो वहाँ एक गुच्छा सफ़ेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता कमबख्त। मेरे चाचा ने एक नौकर सफ़ेद बाल उखाड़ने के लिए ही रखा था, पर थोड़े ही समय में उनके सिर पर कांस फूल उठा था। एक तेल बड़ा मनराखन हो गया। कहते हैं उससे बाल काले हो जाते हैं। नाम नहीं लिखता, व्यर्थ में प्रचार होगा। उस तेल को लगाऊं, पर उससे भी शत्रु मरेगा नहीं, उसकी वर्दी बदल जाएगी। कुछ लोग खिजाव लगाते हैं, वे बड़े दयनीय होते हैं। बुढ़ापे से हार मानकर यौवन का ढोंग रचते हैं। मेरे एक परिचित खिजाव लगाते हैं। शनिवार को वे बूढ़े लगते हैं और सोमवार को जवान। इतवार उनका रंगने का दिन था। न जाने वे ढलती उम्र में काले बाल किसे दिखाते थे, शायद तीसरे विवाह की पत्नी को, पर वह उन्हें बाल रंगते देखती तो होगी ही। और क्या स्त्री को केवल काले बाल दिखाने से यौवन का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं, यह सब नहीं होगा। शत्रु को सिर पर बिठाए रखना पड़ेगा। जानता हूं धीरे धीरे सब वफादार बालों को अपनी ओर मिला लेगा। याद आती है मेरे समान धर्मी कवि केशवदास की, जिसे चंद्रवदन मृगलोचनी ने बाबा कह दिया तो वह बालों पर बरस पड़ा था। वह बालों पर बरस पड़ा था। हे मेरे पूर्वज दुखी रसिक कवि, तेरे मन की ऐंठन मैं अब बखूबी समझ सकता हूँ। मैं चला आ रहा हूँ तेरे पीछे। मुझे बाबा तो नहीं पर दादा कहने लगी है। बस थोड़ा ही फासला है। मन बहुत विचलित है। आत्मरति के अतिरेक का फल नरसिसस ने भोगा था, मुझे भी भोगना पड़ेगा। मुझे एक अन्य कारण से डर है। मैंने देखा है सफ़ेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अब तक क्या पाया, आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचय किया। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता। इससे जिंदगी में वणिक वृत्ति आती है और जिससे कुछ मिलता है और जिस दिशा से कुछ मिलता है आदमी उसी दिशा में सिजदा करता है। बड़े बड़े हीरो धराशायी होते हैं, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति, साहित्य, जनसेवा के क्षेत्र की कितनी महिमा मंडित मूर्तियां इन आँखों ने टूटते देखी हैं, कितनी आस्थाएं भंग होते देखी हैं। बड़ी खतरनाक उम्र है यह। बड़े समझौते होते सफ़ेद बालों के मौसम में। यह सुलह का झंडा सिर पर लहराने लगा है। यह घोषणा कर रहा है, अब तक के शत्रुओं मैंने हथियार डाल दिए हैं, आओ संधि कर लें।
तो क्या संधि होगी उनसे जिनसे संघर्ष होता रहा? समझौता होगा उससे जिसे गलत मानता रहा? पर आज एकदम ये निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? बाली की जड़ बहुत गहरी नहीं होती, हृदय से तो उता नहीं है, यह सतही है, बेमानी। यौवन सिर्फ काले बालों का नाम नहीं है। यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है और सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफ़ी करने का नाम यौवन है। मैं बराबर बेवकूफ़ी करता जाता हूँ। यह सफ़ेद झंडा प्रवचना है। हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं है। सफ़ेद बाल से क्या होता है? यह सब मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को ही समझा रहा हूँ। द्विमुखी संघर्ष है यह। दूसरों को भ्रमित करना और मन को समझाना। दूसरों से भय नहीं। सफ़ेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा, पर मन तो अपना है। इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तू परेशान मत हो, अभी ऐसा क्या हो गया है, यह तो पहला ही है। और फिर अगर तू नहीं ढीला होता तो क्या बिगड़ने वाला है? पहले सफ़ेद बाल का दिखना एक पर्व है। दशरथ के कान के पास सफ़ेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राजगद्दी देने का संकल्प किया। उनके 4 पुत्र थे। उन्हें देने का सुभीता था। मैं किसे सौंपूं? कोई कंधा मेरे सामने नहीं आया जिस पर यह गौरवमय भार रख दूं। किस पुत्र को सौंपूं? मेरे एक पुत्र के 3 पुत्र हैं। सवेरे यह मेरा दशरथ अपने कुमारों को चुल्लू चुल्लू पानी मिला दूध बांटता है। इनके कंधे ही नहीं हैं, बाहर कांड होंगे। बड़े आदमियों के 2 तरह के पुत्र होते हैं, वे जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं हैं, और वे जो कहलाते हैं पर हैं नहीं। जो कहलाते हैं वे धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, और जो वास्तव में हैं वे कहीं पंखा खींचते हैं या बर्तन मांजते हैं। होने से कहलाना ज़्यादा लाभदायक है। अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते। क्या देते? राजपाट के दिन गए, धन दौलत के दिन हैं, पर पास ऐसा कुछ नहीं है जो उठाकर दे दिया जाए। न उत्तराधिकारी है न उसका प्राप्य। यह पर्व क्या बिना दिए चला जाएगा? पर हम क्या हैं? पर हम क्या दें? महायुद्ध की छाया में बड़े हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफ़ेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन यह भी हमारा नहीं, आने वालों का है। तो इतना रंक नहीं हूँ, विराट भविष्य तो है। और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं होता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी सकता है। इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें यह भविष्य ही देता हूँ। यद्यपि वह अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम जुटे हुए हैं उसे मूर्त करने में। हम नींव में धसे रहे हैं और तुम्हारे लिए एक भविष्य रचा जा सके। वह एक वर्तमान बनकर ही आएगा। हमारा तो कोई वर्तमान ही नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसे देने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में अपने आप को मिटा रहे हैं। लो, सफ़ेद बाल दिखने के इस पर्व पर यह तुम्हारा प्राप्य संभालो। होने दो हमारे बाल सफ़ेद।
हम काम में तो लगे हैं, जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ययाति जैसे स्वार्थी हम नहीं हैं जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था। बाल के साथ उसने मुंह भी काला कर लिया। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम नींव में धस रहे हैं, लो हम तुम्हें कलश देते हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी का बहुत ही उम्दा व्यंग लेख पहला सफ़ेद बाल। इसी तरह के और लेख और कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।